पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं बाबा के साथ और बात करेंगे खेल समझिए। अभी फिलहाल समय में लोकसभा चुनाव बीता है और चुनाव बीतने के बाद परिणाम भी आ गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। उसके बाद भी बिहार के कई नेता मंत्री अभी भी नाराज हैं। आज इसी मुद्दे पर बाबा से बात करेंगे कि बाबा, बिहार में कई जातियां नाराज हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए संजय, जातियों की ही बात नहीं है, नाराजगी कई लोगों में है। आपने देखा होगा कि जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बाद से, हालांकि इस बार प्रतिनिधित्व तो ज़्यादा मिला है, 8 मंत्री बनाए गए हैं बिहार से, लेकिन उसके बावजूद भी कई चर्चाएं हो रही हैं। इसको अलग अलग खाने में रख करके आप देखिए, हम लोगों ने भी कई तरह से इसको कोशिश किया है समझने और समझाने का कि आखिर मंत्रिमंडल में जो विभाग मिले हैं वो विभाग बिहार के लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसके फ़ायदे और नुकसान। जिन विभागों की चर्चा हो रही है उन विभागों का रेल मंत्रालय नहीं मिला, वित्त मंत्रालय नहीं मिला, गृह विभाग नहीं मिला, रक्षा मंत्रालय नहीं मिला, जो कि बिहार में पहले रह चुका है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये कंट्राडिक्शन तो चलता रहेगा, ये बातें होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे समाज हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जिसकी चर्चा अभी बता रहे थे आप कि कौन कौन सी जाति नाराज है। तो नाराजगी का कुछ कारण भी है, कई लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। हो सकता है स्ट्रेटजिकल मिस्टेक हो या उसके पीछे की भी रणनीति कुछ और उनको देने का, कहीं और एडजस्ट करने की तैयारी हो रही हो। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ अपनी जो उनकी सरकार है उस सरकार के लिए एक मापदंड तय किया है। 100 दिनों का एक फॉर्मूला सेट किया है कि 100 दिन में हम कौन कौन से लक्ष्य को पूरा करेंगे। उस लक्ष्य को पूरा करने में बिहार कितना सफल होता है ये अलग बात है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बिहार में बनी है और 2025 के चुनाव को अगर हम बहुत गंभीरता से देखते हैं तो संजय, एक बात नज़र आता है। अरे आप तो संजय हैं तो आप तो कहीं भी देख सकते हैं। मैं पिछले बार के लिए भी धन्यवाद करूंगा आप सभी का कि संजय को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। कैमरे के पीछे रहना और कैमरे के सामने रहना बहुत अंतर होता है। संजय कैमरे के सामने दूसरी बार आए हैं, पहली बार आप लोगों ने प्यार दिया। हम चाहेंगे कि कुछ त्रुटियां रह जाए तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा और बुस्ट ज़रूर कीजिएगा इनको, क्योंकि आगे इनकी इच्छा है कि और भी जो रिसर्च इनके पास है वो सब चीज़ें ले करके आएँ। तो आप जानते हैं कि ये बीड़ा कौन उठा सकता है, आखिर कौन बांधेगा घंटी, तो घंटी तो आखिर हम ही को बांधना है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब आगे की जो रणनीति है हम उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन नाराज जातियों को, जिसमें कायस्थ हैं, राजपूत हैं, कुशवाहा हैं, वैश्य हैं, और इन सब जातियों में एक जाति और है जो समूह है, वो है नीतीश कुमार। अगर इन लोगों को एडजस्ट करने में नरेंद्र मोदी चूके तो आप जानते हैं ना, मत चूको चौहान, और चौहाने से पंगा है। बिल्कुल। तो अगर नरेंद्र मोदी चूके तो समझिए कि गेम फिनिश हो जाएगा। 2025 में बड़ी कड़ी लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने वहां ला करके बार सेट कर दिया है। अब देखे हुए पुलिस का बहाली देखे हैं ना। बिल्कुल। अब पुलिस का बहाली कहेंगे तो कितना लोगों को अग्निवीर याद आ जाएगा, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है कि अग्निवीर को फिर से केंद्र की सरकार एक बार उस पर समीक्षा करे, उस पर बात करे। नीतीश कुमार के तरफ से भी डिमांड इस बात की हो रही है, और जदयू की तरफ से तो बहुत सारी बातें, डिमांड, नए चीज़ें रखी गई हैं। आगे क्या होता है वो देखना जरूरी होगा। लेकिन अब देखे होंगे जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं पुलिस की बहाली का, मिलिट्री की बहाली का, तो वो लंबी कूद करते हैं, ऊंची कूद करते हैं। तो ऊंची कूद में ऐसे बार जो है रेज किया जाता है, उठाया जाता है। अगर इतना पर कर लिया तो इतना किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो तेजस्वी यादव ने बिहार में 2025 के 2024 में भी उन्होंने सेट किया, तभी तो आप 9 सीट हार गए। बिल्कुल। आप 10 लेना चाहते थे लेकिन 9 सीट हार गए। तो ऐसी स्थिति में 2025 के लिए आपके लिए जो बार सेट किया है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने, वो बार निश्चित रूप से आपको हर्डल को पार करना होगा, और उसके लिए आपको विशेष तैयारी करनी होगी। तो निश्चित रूप से अगर कुशवाहा नाराज हैं, राजपूत नाराज हैं, कायस्थ नाराज हैं, वैश्य नाराज हैं और नीतीश भी नाराज हैं, तो फिर ये कैसे पार पाइएगा? निश्चित रूप से कहीं औंधे मुंह मत गिर जाइए।
इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप देखिए, राजपूतों को नहीं दिया गया है। चर्चा चल रही थी कि राजीव प्रताप रूढ़ी काफ़ी अनुभवी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी ने भी उनको मंत्री बनाया था, बीच में ड्रॉप कर दिया था। कारण क्या रहा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कई लोगों से गलतियां होती हैं। क्या उस गलती के बाद उनको मौका नहीं दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। यहाँ तक हमारे कानून में भी प्रावधान है कि अगर कोई गलती करता हो उसको कोर्ट सजा दे देता है, जेल खट के आता है तो उसको भी सामान्य लोगों की तरह उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। उसी तरह से राधा मोहन सिंह काफ़ी अनुभवी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, 6ठी बार जीत करके आए हैं, कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया था। एक बार फिर उनको मौका नहीं दिया गया है। ये भी राजपूत समाज से आते हैं। अगर आर.के. सिंह की बात करें तो आर.के. सिंह हार तो गए हैं, अब इनको लेकर के कई चर्चाएं हो रही हैं कि इनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। बहुत अच्छा काम इन्होंने अपने 10 साल में बहुत अच्छा कार्य किया। अब इन सारी बातों को लेकर के चर्चा हो रही है। अब उसके बाद रामकृपाल यादव की बात कर लीजिए आप। रामकृपाल यादव भी हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 साल उन्होंने सीट जीत करके दी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण ही, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बहुत प्रयास किया। मेरी बात एक हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही थिंक टैंक वाले नेता से। जब मैं उनसे बहुत विषयों पर बात हुई तो मैंने पूछा कि हार के कारण क्या हैं, हम जो समझ रहे हैं वो सही है या आप जो अंदर से समीक्षा करके लाए हैं वो सही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो समीक्षा आप लोगों ने बात कही है वो बात है। नीतीश कुमार जी के जो वोटर हैं वो हमें वोट करने में पिछड़ गए। हमारे वोटर ने नीतीश कुमार को वोट किया क्योंकि वोट नीतीश कुमार को नहीं, नरेंद्र मोदी को जाना था। लेकिन नीतीश कुमार के वोटरों ने वो वोट लालू प्रसाद या जो समीकरण बना था उसको, तेजस्वी यादव ने उस समीकरण की तरफ वो स्विच कर गए। लेकिन एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब ये बात हो रही है तो फिर 5 सीट बीजेपी हार जाती है और 4 सीट 3 ही सीट आप कहिए जेडीयू, क्योंकि 1 सीट तो ऑलरेडी जीती हुई सीट थी, तो जेडीयू 4 सीट हार जाती है। यानी कि स्ट्राइक रेट की बात करें तो जेडीयू का अच्छा है। खैर, इन सारे विषयों को लेकर के जब रामकृपाल यादव के पास हम आते हैं तो ये समझ में आने लगता है कि अब रामकृपाल यादव का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या करेगी, कहाँ एडजस्ट करेगी, क्या बिहार में बहुत सारे पद खाली हो रहे हैं उन पदों पे एडजस्ट करेगी, या जो अभी विधानसभा के 4 खाली हुए हैं उनमें किसी को खड़ा करेगी, राज्यसभा जाना है 2-2 सीट खाली हो रहा है उसमें किसी को भेजना है, या फिर जो विधान परिषद की 1 सीट खाली हुई है देवेश चंद्र ठाकुर वाली वो किसी को जानी है। ये सारा एडजस्टमेंट हो रहा है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा भी जिस तरह से चक्रव्यूह में घिर करके चुनाव हारे हैं, उनको लेकर के सबसे ज़्यादा बिहार में चर्चा हो रही है और देश में चर्चा हो रही है। लगा था जब प्रधानमंत्री से मिले थे वो और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने की बधाई दे रहे थे, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनके साथ व्यवहार किया, या उनके साथ जिस तरह से वो मिले, वो देख करके लग रहा था कि प्रधानमंत्री ने ये सोच लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ सम्मान देना है। हालांकि उन्होंने और लोगों से थोड़ा ज़्यादा उन पर अट्रैक्शन रखा, हाथ भी मिलाए, पीठ भी ठोका, बहुत कुछ किया, लेकिन इन सारी बातों के साथ उपेंद्र कुशवाहा को मिला तो कुछ नहीं। अब आगे क्या होगा? 2025 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका बहुत बड़ी होने जा रही है, क्योंकि कुशवाहा समाज ने कहीं ना कहीं एनडीए को नकारा है, जिसके कारण अंतिम चरण की 6 सीटें आप हार गए हैं और पहले चरण में औरंगाबाद आप कुशवाहा के विरुद्ध ही आ रहे हैं। आपको हराने वाला कुशवाहा ही है। कुशवाहा ही। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा और जल्दी निकालना होगा, जब उनके लोग पूरी तरह से आक्रोशित न हो जाएं। धीरे धीरे करके ये मामला अब आगे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल था इससे पिछड़ा वाला, उसमें सभी मंत्री भारतीय जनता पार्टी से थे, एकमात्र पशुपति कुमार पारस को छोड़ करके। इस बार सामंजस्य बिठाया गया है। इस बार मंत्रिमंडल में 2 सीटें दी गई हैं नीतीश कुमार को, 1-1 सीट सहयोगी दल में एक जीतन राम मांझी को और एक चिराग पासवान को दी गई है। बाकी की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अभी थोड़ा और सोचना है। हालांकि वो
केंद्र की राजनीति में अपने आप को एडजस्ट कर लें, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उसके बाद बिहार पर फोकस करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बात जो भाषण के दौरान कहा, समर्थन भाषण के दौरान, कि आप तो सब जनबे करते हैं, अब तो सब जनबे करते हैं, अब तो बिहार को आप जो चाहिए, जो बाकी ज़रूरत है वो तो पूरा करिए दीजिएगा। यानी कि उन्होंने दबे जुबान में कही, इशारों में ये बात कह दी। और अब उसको लेकर के मिथिलेश तिवारी पर हम आते हैं, ये भी चुनाव हार गए हैं बक्सर से, और इनको भी टिकट दे करके पार्टी ने कहीं ना कहीं उसी चक्रव्यूह में घेरा जैसे उपेंद्र कुशवाहा को। ये दोनों ही चक्रव्यूह में घिर करके चुनाव हारे हैं। बाकी लोग तो लड़ करके हारे हैं, लेकिन ये चक्रव्यूह में घिर करके हारे हैं दोनों लोग। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश ही नहीं की कि इन लोगों को जिताने में जो विशेष श्रम की जरूरत है वो लगाए। जो कॉमन फैक्टर था, एक बच्चा जो थोड़ा सा डिसेबल होता है, उस पर आप देखिए कि परिवार के लोग ज़्यादा केयर करते हैं। यानी कि जो काराकट की सीट थी और जो बक्सर की सीट थी, एक तो आपने वहाँ जो डिसीजन लिया वो डिसीजन आप किस तरह से सोच करके लिए, क्या समीकरण था उसको अलग। आपने अश्विनी चौबे को वहाँ से हटाया, अश्विनी चौबे की नाराज़गी थी ही। उनके पुत्र ने अंतिम दिन जो फेसबुक पे आकर के, सोशल मीडिया पे आकर के बातें कही, वो भी एक था। दूसरा, आपने एक वहाँ पहले ही से खड़ा कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले करके लगातार वहाँ आनंद मिश्रा अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, सेव लेकर के घूम रहे थे पूरे बक्सर में। आप तो साथ में थे ही, आप तो वहाँ थे, कई राउंड आप गए। ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मिथिलेश तिवारी के लिए आगे क्या किया जाएगा। हालांकि वो स्टेट कमेटी में हैं और समर्पित होकर काम करते हैं। ये बक्सर के लिए भी दुर्भाग्य कहा जा सकता है और ये काराकट के लिए भी दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि इस बार दोनों ने ये प्रण लिया था कि काराकट में जो 2014 से 19 के बीच में नहीं कर पाए वो करके दिखाएंगे। कई वादा उन्होंने लोगों से किया था, कई काम करने की उन्होंने प्लानिंग भी बना ली थी। हमसे भी बातें हुई जिसको हमने पब्लिक डोमेन में रखा भी था कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या क्या सामने और क्या क्या हिडन प्लान बनाया है काराकट के विकास के लिए। वही मिथिलेश तिवारी की भी बात है। मिथिलेश तिवारी को लेकर के जब मैं वहाँ गया था तो बड़ी संख्या में युवा आए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, इस बार मिथिलेश तिवारी से हम लोगों को बहुत उम्मीद है। लेकिन उन सारी उम्मीदों पर अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष में से जीत करके गए हैं सुधाकर सिंह। अब सुधाकर सिंह क्या करते हैं ये भी बड़ी बात है, चूँकि एक सांसद और एक विधायक भी रह चुके, विधायक भी हैं, एक सत्ता पक्ष का सांसद और विपक्ष का सांसद, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। खैर, बक्सर को बनारस बनाने का जो सपना लेकर गए थे मिथिलेश तिवारी, वो सपना उनका चकनाचूर हो गया है। इसके अलावा आपको बताएं, औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद, तो औरंगाबाद की बात करें तो सुशील सिंह भी वहाँ चुनाव लड़ गए हैं। चित्तौड़गढ़ ध्वस्त हो गया है। हमने पहले ही बताया था कि वहाँ कुशवाहा से हार गए आप, तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर तो काम कर ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप कहिए कि नहीं हमारे यहाँ भी तो सम्राट चौधरी है ही, बिल्कुल, तो सम्राट चौधरी का एक अलग ऑरा है। अगर आप बॉलर को कहिएगा कि नहीं तुम ओपनिंग करने जाओ, बैटिंग भी तुम ही करो, तो संभव नहीं है। नहीं, वो फास्ट बॉलर हैं, वो जानते हैं कि गुगली कैसे फेंका जाता है, वो जानते हैं कि बाउंसर कैसे मारा जाता है, वो जानते हैं कि किस तरह से प्लेयर को छकाना है, ये सारी चीज़ जानते हैं। स्लो बॉल से लेकर के फास्ट बॉल तक वो सब करना जानते हैं, वो करते हैं, जिसका फ़ायदा पार्टी को मिलता ही है। अगर बात करें हम तो सासाराम की, तो वहाँ भी शिवेश राम को ला करके आपने चेरी पासवान को हटाया, शिवेश राम को ले करके वहाँ गए। कई लोगों ने वहाँ सासाराम की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, चूँकि रिजर्व सीट है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, जिसमें ललन पासवान से लेकर के बहुत लोगों का नाम है जो चुनाव लड़ना चाहते थे और मजबूती के साथ लड़ना चाहते थे। उन लोगों पर आपने तरजीह दिया शिवेश राम को। खैर, शिवेश राम चुनाव हार गए, लेकिन यहाँ भी स्ट्रेटजिकल मिस्टेक हुई और यहाँ भी वही फैक्टर था, राजपूत बनाम कुशवाहा। इसके अलावा अगर बात करें हम जेडीयू की, तो जेडीयू में कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी हारे। इनके हार का कारण सुन करके आश्चर्य होता है। पूरे आंकड़े आ गए हैं कि किस सीट पर कैसे उनको वोट मिला और कैसे कैसे उनको लोगों ने गुड फेथ में धोखा दिया। ये सारी बातें निकल करके सामने आई हैं। सबसे हॉट सीट पूर्णिया की रही है जी। उसके बाद आप किशनगंज की बात करें तो ये तो हारी हुई सीट थी। आपने जो टक्कर दिया निश्चित रूप से एक अच्छा टक्कर था, वहाँ AIMIM का अच्छा खासा दबदबा रहा। बात पूर्णिया की करें तो जदयू यहाँ सीट हारी है और राष्ट्रीय जनता दल की यहाँ से जमानत जब्त हो गई है। यहाँ से जीत करके आए हैं पप्पू यादव और पप्पू यादव के जीत हार का
इनसे बढ़िया कौन जान सकता है, क्योंकि वहाँ 10 दिन रह करके चूँकि हॉट सीट बन गया था पूर्णिया, और उसके पीछे का कारण था कि पप्पू यादव अपनी पार्टी विलय कर लेते हैं, लालू प्रसाद के पास जाते हैं, उनको पिता तुल्य मान करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके बाद तेजस्वी यादव छोटा होते हुए भी तेजस्वी यादव के सामने भी बेचारे अपना हाथ गोड़ जोड़ करके कहते हैं कि भाई हम लड़ना चाहते हैं, वहाँ भी कुछ बात नहीं होती। हमने तब भी, आपको याद होगा कि उन तस्वीरों को देखने के बाद कहा था, अगर आप नियमित दर्शक हैं हमारे तो आप जानते हैं कि हमने उस समय भी कहा था कि पप्पू यादव के प्रति जो तेजस्वी यादव का रवैया है, उनके साथ जो घूम रहे हैं और उसका वीडियो आया है, वो वीडियो बता रहा है कि उनका कोई सपोर्ट करने तेजस्वी यादव नहीं जा रहे हैं। और उल्टा तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर हमको नहीं दीजिएगा वोट तो उनको दे दीजिए, लेकिन इनको मत दीजिए, यानी पप्पू यादव को मत दीजिए, देना है तो एनडीए को भी दे दीजिए, या तो इंडिया को, हमको नहीं दीजिएगा तो एनडीए गठबंधन को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। इन सब झंझावातों के बाद पप्पू यादव ने वहाँ अपना खूंटा गाड़ लिया। इसके बाद जहानाबाद की बात करें तो यहाँ चंदेश्वर चंद्रवंशी कुछ हद तक अपने कारणों से भी वो हारे हैं, जिसमें लगातार उनका विरोध हो रहा था। बहुत कोशिश हुई कि उनके उस विरोध को समाप्त करने की जनता दल यूनाइटेड से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने, यहाँ तक कि आपने देखा कि चिराग पासवान ने, जीतन राम मांझी ने जमकर मेहनत किया, लेकिन ये सीट नहीं जीत पाए। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कुशवाहा, राजपूत और कायस्थ इस खेमे में शामिल नहीं है। जो मंत्रिमंडल बना है उसमें न तो राजपूत है, न कुशवाहा है, न वैश्य है, न कायस्थ है। एकमात्र कायस्थ जो जीत करके गए हैं रविशंकर प्रसाद, और रविशंकर प्रसाद के साथ साथ वो लेगेसी भी है, क्योंकि जिस सीट से वो जीत करके जाते हैं वो कायस्थों का और सवर्णों का बड़ा हिस्सा सपोर्ट करता है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि माफ़ कीजिएगा, रविशंकर प्रसाद को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती है, उनके एरोगेंसी की बात होती है, उनके क्षेत्र में 4 साल तक नहीं मिलने की बात होती है। मेरी जानकारी में तो ये भी आ रहा है कि उन्हीं के कारण नितिन नवीन भी फंस जाते हैं बुरी तरह से। कई कमिटमेंट थे, जिस कमिटमेंट को पूरा नहीं करने के चलते नितिन नवीन पर भी माने गाज गिरना शुरू हो जाता है। नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रहे हैं वो काम जो केंद्र सरकार को या फिर सांसद के रूप में उनको करना चाहिए था। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2024 के चुनाव को संजय बहुत गंभीरता से लेते हुए 2025 की विसात बिछाई गई है। और 2025 की विसात में अगर कुशवाहा, राजपूत, कायस्थ, वैश्य और नीतीश कुमार को साधने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर चूक हो जाती है नरेंद्र मोदी से, तो ये मान के चलिए कि 2025 के चुनाव में आपका गेम पैक हो जाएगा, गेम फिनिश हो जाएगा और आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो सपना है बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने का भारतीय जनता पार्टी का या अपना मुख्यमंत्री बनाने का, वो सपना एक बार फिर से चकनाचूर हो सकता है। आप देख रहे थे खेल समझिए, कैसा लगा खेल समझिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।